जय हिंद। आज हम लोग एक कॉमन डिजीज फलेरिया, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि फलेरिया कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या है और इसका बचाव क्या है और ये किस अंग को प्रभावित करते हैं। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे इस डिजीज के बारे में विस्तृत जानकारी। तो वीडियो पर बने रहिएगा और हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि फलेरिया क्या है। तो फलेरिया में मुख्य रूप से क्या होते हैं कि पैर के नीचे के लोअर लिम्फ जो होते हैं काफ़ी फूल जाते हैं, पैर काफ़ी मोटा हो जाता है, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है, इसीलिए इसे हाथी पाँव भी कहा जाता है। तो अब हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहले इसके जो विक्टर होते हैं, जो इसको कैरी करते हैं, वो मच्छर के द्वारा कैरी किया जाता है। इसके जो वर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मच्छर के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग वो जो मच्छर है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के नाम से हम लोग जानते हैं। फीमेल क्यूलेक्स नाम का एक मच्छर होता है, जिस मच्छर के वाइट से यानी काटने से क्या होता है कि जो वर्म है वो वर्म इंटर कर जाता है ह्यूमन बॉडी में, और ह्यूमन बॉडी में इंटर करने के बाद वो क्या करता है कि फलेरियासिस या हाथी पाँव जैसे डिजीज को जन्म देता है, उत्पन्न करता है। अब आगे देख लेते हैं कि कौन वर्म हैं जो फलेरिया के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये बुचेरिया बैंक्रप्टी नामक जो है वर्म है, इसी वर्म के कारण क्या होता है, फलेरिया होता है। अब इसमें देखेंगे कि ये मुख्य रूप से इनके दो वेराइटीज होते हैं। एक होते हैं बुचेरिया मलाई और एक होते हैं बुचेरिया बैंक्रप्टी। इसके इन्फेक्शन से मुख्य रूप से क्या हो जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में फलेरिया होता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब हम आगे जानते हैं कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड, अगर यदि कोई क्यूलेक्स मच्छर काटने के बाद कितने दिन के बाद इसके लक्षण ह्यूमन बॉडी में दिखाई देते हैं, इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड लॉन्ग टाइम का होता है और ये बॉडी और इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि इसके लक्षण किसी में जल्दी से दिखाई देते हैं और किसी में काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। तो मोटा मोटी इसका जो होता है पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं, 1 से 2 वर्ष, किसी में 1 वर्ष में भी दिखाई देंगे ये लक्षण। और अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या ह्यूमन बॉडी का जो अन्य सिस्टम मजबूत है, तो वैसी स्थिति में ये लक्षण थोड़ा ज़्यादा समय पर भी दिखाई दे सकते हैं। आगे देख लेते हैं प्रभावित होने वाले अंग, कौन कौन से अंग फलेरिया में प्रभावित होते हैं। तो फलेरिया में मुख्य रूप से जो हमारा अंग प्रभावित होता है, जो हमारे सिस्टम प्रभावित होते हैं, वो होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम लोग लासिका तंत्र कहते हैं। और लासिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ नोड जितने भी बॉडी में होते हैं, तो उनका मुख्य कार्य होता है कि जो फॉरिजन सब्सटेंस होते हैं, जो बाहरी बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ, किसी तरह से बाहरी आक्रमण आपके शरीर पर होता है, उसी को रोकने के लिए, रोग से लड़ने के लिए क्या होता है, इसका ये फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। लिम्फ नोड हमारे बॉडी में क्या करते हैं, फिल्टर की तरह कार्य करते हैं। वो फिल्टर का काम करते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन
एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाए। इसमें मुख्य रूप से जो बुचेरिया बैंक्रप्टी होते हैं या बुचेरिया मलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसी लिम्फ नोड में, लिम्फ नोड जो होता है जो बॉडी का फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह कार्य करते रहते हैं, उन्हीं को वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और दूसरा जो प्रभावित होने वाला अंग है जो हमारे मसल्स हैं, मस्कुलर सिस्टम है, उस सिस्टम को भी अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया और लिम्फ नोड काफ़ी प्रभावित हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम, तो निश्चित रूप से क्या होता है कि हमारा मस्कुलर सिस्टम भी इसके प्रभाव में आ जाता है, मस्कुलर सिस्टम भी प्रभावित होने लगते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, ये कैसे हम जानेंगे कि बुचेरिया बैंक्रप्टी का इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा है या हो गया है, और किस जगह पे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और किस समय ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है इसकी, कैसे माइल्ड से ये मॉडरेट होते जाते हैं। अब आगे देखेंगे लक्षण, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो लक्षण क्या होगा, अगर हम लोग जानते हैं सामान्य तौर पर फीवर जो है कॉमन कॉज है। फीवर क्या है, जितना भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन हो या मलेरियल हो या फिर अन्य किसी भी कारण से क्या होते हैं कि जब किसी न किसी तरह से इन्फेक्शन होता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, बुखार आता है। तो फलेरिया में भी बुखार आएंगे, फलेरिया में भी यह एक लक्षण है फलेरिया का बुखार का आना, लेकिन इसका बुखार जो आएगा काफ़ी तेज आएगा, काफ़ी तेज आते हैं और 3-4 घंटे तक एकदम काफ़ी तेज रहेंगे, काफ़ी देह हाथ में दर्द होगा, ऐंठन होगा। तो ये इनका पहला लक्षण है। दूसरा है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जो होता है, इन्फ्लामेशन ऐसे भी कोई फ्रैक्चर वगैरह या अन्य इन्फेक्शन में भी इन्फ्लामेशन का केस देखा जाता है, इन्फ्लामेशन होते हैं, लेकिन इसमें जो इन्फ्लामेशन होता है काफ़ी ज़्यादा होने लगता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये इन्फ्लामेशन जो होते हैं पैर के लोअर लिम्फ, मतलब जो लोअर लिम्फ नोड जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो लोअर लिम्फ में जब इन्फ्लामेशन होंगे तो क्या होंगे कि नीचे का पैर काफ़ी फूल जाएगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा, इसीलिए हाथी पाँव भी हम लोग कहते हैं, और नॉर्मल से बिल्कुल ही एबनॉर्मल दिखाई देने लगेगा। तो इन्फ्लामेशन पैर में होगा, लोअर लिम्फ में होगा, स्क्रोटम में भी होगा, धीरे धीरे स्क्रोटम में भी होगा। अब ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है? इन्फ्लामेशन होने का मुख्य कारण है जो बुचेरिया बैंक्रप्टी होते हैं, जो वर्म होते हैं, वो धीरे धीरे, पहले तो क्या होते हैं, इनका होस्ट होता है। बुचेरिया बैंक्रप्टी जैसे ही फीमेल क्यूलेक्स मच्छर वाइट करता है ह्यूमन बॉडी को, तो वाइट करने के बाद वह क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में सेटल डाउन होता है, और वो सेटल डाउन कहाँ होते हैं, लिम्फ नोड में होते हैं। और लिम्फ नोड में जब वो सेटल डाउन होते हैं तो धीरे धीरे इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान वो अपना ग्रोथ करते रहते हैं और धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद इतना ज़्यादा उनका संख्या बढ़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसके कारण से क्या होते हैं कि लिम्फ नोड भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और लिम्फ नोड जब बढ़ने लगते हैं तो क्या करते हैं कि पैर मोटा होने लगता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है। और ये बुचेरिया बैंक्रप्टी जो होते हैं क्या करते हैं कि उसी लिम्फ नोड में जाकर स्टोर होने लगते हैं, और स्टोर होने के बाद वहाँ से वो क्या करते हैं, फोर्टिलाइज करते हैं, फोर्टिलाइजेशन होने लगता है उनका। और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन्फ्लामेशन भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, और बढ़ने के दौरान बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है।
तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन धीरे धीरे शरीर के जो स्क्रोटम का पर्सन होता है, यानी कि टेस्टिस, जिसको हम लोग हाइड्रोसील भी कहते हैं। और हाइड्रोसील का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी या सील मतलब बंद। तो हाइड्रोसील में जो पानी होते हैं या वहाँ सूजन धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, और वहाँ लिम्फ नोड होने के कारण उसमें धीरे धीरे ये बुचेरिया बैंक्रप्टी के वर्म की मात्रा बढ़ती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, गुणात्मक वृद्धि होने लगता है। इस वृद्धि के कारण स्क्रोटम बढ़ने लगता है, वहाँ स्टोर अधिक होने लगते हैं, इस कारण से बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इन्फ्लामेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, टेस्टिस काफ़ी सख्त हो जाते हैं और स्क्रोटम क्या होते हैं, बहुत बड़ा हो जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये जो फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जेनाइटल ऑर्गन को भी ये धीरे धीरे प्रभावित करने लगते हैं। और इसमें सेक्सुअल कैपेसिटी जो होता है, अगर बुचेरिया बैंक्रप्टी का इन्फेक्शन है और वहाँ पे स्क्रोटम तक पहुँच जाता है, तो सेक्सुअल कैपेसिटी का भी ह्रास होना शुरू हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको एक मेडिकल टर्म में लिम्फ ओडेमा भी कहा जाता है। लिम्फ ओडेमा का मतलब है कि लिम्फ ओडेमा की स्थिति शुरुआती दौर में नहीं होता है, बल्कि जब इसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो लिम्फ ओडिमा हो जाता है। लिम्फ ओडिमा का मतलब है कि लिम्फ नोड से वह बाहर आने लगता है। लिम्फ नोड से क्या होता है, बाहर आने लगता है जो बुचेरिया बैंक्रप्टी होते हैं, और वो धीरे धीरे मसल्स में सेटल डाउन होने लगते हैं। बुचेरिया बैंक्रप्टी जो लैंप के फित्ता के आकार का, जो लंटेन में बत्ती लगता है उसी के फित्ता का आकार का होता है, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सेटल डाउन होने लगते हैं। इस कारण से क्या होता है कि मसल्स भी जो उसका नॉर्मल कार्य होता है, उस कार्य से क्या होता है, वह मसल्स एबनॉर्मल की ओर बढ़ने लगता है। तो ये इसको हम लोग मेडिकल टर्म में लिम्फ ओडिमा कहते हैं, यानी कि लिम्फ नोड से जब वो बुचेरिया बैंक्रप्टी बाहर आने लगता है तो इसको हम लोग लिम्फ ओडिमा कहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर इसका इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो काइलेसिस भी होने लगता है। काइलेसिस क्या है? काइलेसिस जो है, इसमें धीरे धीरे यह जो बुचेरिया बैंक्रप्टी वर्म का इन्फेक्शन होता है यह बढ़ने लगता है। तो काइलेसिस होने का कारण है कि यूरिनरी सिस्टम जो है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और यूरिनरी सिस्टम तक ये जब पहुँचते हैं इसका इन्फेक्शन, तो वो क्या करते हैं कि यूरिन के साथ भी डिस्चार्ज होने लगता है। यूरिन के साथ भी डिस्चार्ज होने लगते हैं, यूरिन में भी चले जाते हैं। इसी को हम लोग काइलेसिस कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके बचाव कैसे करें। ये एक मेजर डिजीज है, काफ़ी खतरनाक है। अगर समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया गया, शुरुआती दौर में ध्यान नहीं दिया गया, तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फेक्शन कि इसको हम लोग सर्जरी से भी नहीं ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सर्जरी भी किसी खास जगह पर इसके सर्जरी की व्यवस्था है, की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पर किया जाता है जो शुरुआती दौर में ठीक हो। लेकिन जब इसका इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, वैसी स्थिति में इसका सर्जरी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को भी क्या होते हैं, प्रभावित करने लगते हैं। जो नर्व होते हैं, जो वेन होते हैं, जो मसल्स होते हैं, फिर जो लिम्फ नोड होते हैं, धीरे धीरे ये पेरिफेरल ब्लड में भी क्या होते हैं, सर्कुलेट करने लगते हैं। वैसी स्थिति में ट्रीटमेंट इसका
टफ हो जाता है और उस पेशेंट को काफ़ी परेशानी होता है, बचाना मुश्किल हो जाता है और इसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, चलने में, उठने में, बैठने में या टॉयलेट जाने में, विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने में काफ़ी परेशानी होने लगता है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि ये काइलेसिस क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बचाव का क्या तरीका है, कैसे इससे बचे ताकि फाइलेरिया का न हो, बुचेरिया बैंक्रप्टी का इन्फेक्शन न हो, मादा एनोक्यूलेक्स मच्छर नहीं काटे। इन सब का बचाव कैसे करें? अब ये बचाव के लिए हमें क्या करना है? बहुत कुछ नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं उसी में जो हमारे जीवन शैली है, जीने की जो कला है, उसमें सुधार करना है। क्या करना है? साफ सफाई रखना है। साफ सफाई रखेंगे तो मच्छर नहीं होंगे। दूसरा है कि मच्छरदानी का उपयोग करेंगे, सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करेंगे ताकि मच्छर नहीं काटे। उसके बाद जो जंगल वाला जगह है या पहाड़ी एरिया है, जहाँ नदी किनारे है, उन सब जगहों पर जाएं तो हमें सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहें। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मार्केट में चीज़ हैं जिसके द्वारा मच्छर को भगाया जाता है, जैसे मस्कीटो है या गुड नाइट है या फिर ओडोमॉस है। ओडोमॉस से भी क्या होता है कि उसको अगर हम लगा लेते हैं तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट तो है, तो विज्ञान वरदान है तो अभिशाप भी है कहीं ना कहीं। तो निश्चित रूप से अगर उस सब का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन उतना उपयोग करना है जिससे हम बच सकें मच्छर से। और वैसी स्थिति में क्या होगा, अगर ये सब उपाय करते हैं तो मच्छर नहीं काटेंगे, और जब मच्छर नहीं काटेंगे तो ये बुचेरिया बैंक्रप्टी जो इसका वर्म है वो हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम आसानी से बचाव कर सकते हैं, अपने स्वविवेक से मच्छर से किसी तरह से बचना है। अब है आगे देख लेते हैं टेस्ट। तो इसके लिए जब अगर लगे कि कभी ऐसा महसूस हो या सिम्टम आए, लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो फाइलेरिया के लिए हम लोग काइल टेस्ट भी कराते हैं। काइल टेस्ट में क्या होता है, जो यूरिन में फाइलेरिया के जो वर्म होते हैं, बुचेरिया बैंक्रप्टी जब आने लगता है तो वैसी स्थिति में क्या करते हैं, अगर हम लोग शुरुआती दौर में काइल टेस्ट कराते हैं तो यह वर्म उसमें टेस्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए शुरुआती दौर में अगर दवा खाएंगे, डॉक्टर से दिखाएंगे, निश्चित रूप से इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये डिजीज ठीक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि ये ब्लड जो है, जैसे ही लिम्फ नोड में इसकी संख्या बढ़ती जाती है और यहाँ जो हम लोग देखे हैं लिम्फोओडिमा जो हो जाता है, तो लिम्फ नोड से भी वो बाहर आ जाते हैं और धीरे धीरे जो पेरिफेरल ब्लड हैं उसमें भी ये क्या करते हैं, रन करने लगते हैं सेल के साथ। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्लड टेस्ट करेंगे और इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगा तो क्या होगा कि उसमें बुचेरिया बैंक्रप्टी के वर्म पाए जाएंगे। तो लेकिन ब्लड टेस्ट थोड़ा सा इसका टफ है, क्योंकि बुचेरिया बैंक्रप्टी के जो वर्म होते हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं और इसकी टेस्ट के लिए व्यक्ति को कम से कम 3 घंटा कंप्लीट रेस्ट में अगर है और कंप्लीट बेड रेस्ट में है और वैसी स्थिति में बिना हिले डुले उसके शरीर से अगर ब्लड पेरिफेरल ब्लड लेते हैं और तब टेस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो उस स्मेयर में, उस टेस्ट में बुचेरिया बैंक्रप्टी के जो वर्म हैं वो पाए जाएंगे। अन्यथा जैसे ही व्यक्ति जगा हुआ है या हिल डुल रहा है या फिर उसके नींद खुल गए हैं, वैसी स्थिति में क्या होगा कि धीरे से वो क्या होता है, पेरिफेरल ब्लड से वो क्या होता है, फिर से लिम्फ नोड में चला जाता है और जब हम उससे ब्लड लेते हैं तो उसमें वह हमें दिखाई नहीं देता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। तो
ये ब्लड टेस्ट है, काइल टेस्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग क्या है फाइलेरिया से बच सकते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से ये देखें कि फाइलेरिया के क्या कारण हैं और ये कैसे फैल रहा है, इसके पैरासाइट कौन है, और उसके बाद इसके क्या लक्षण हैं और इससे हम कैसे बचें। इस तरह से अगर बचाव पर हम लोग ध्यान दें तो फाइलेरिया जैसी डिजीज नहीं होगा। तो आज मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट डिजीज लेकर आएंगे और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।